चंद्र मिश्र, सत्येंद्र मिश्र और जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय जल्दी आपके सामने आ रही क्लास शानदार। और आपको किस प्रकार से लिखना है एक बेस्ट वे में नोट्स पैटर्न पर जल्दी आएगा ये वीडियो, तो उसको अभी आप इंतजार आपका खत्म होने वाला है, तो इसकी समीक्षा आप इसकी टेंशन लेनी नहीं कि आपको कौन सा इस बार पढ़ना है, आपके लिए मोस्ट कौन सा है वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप क्लास को रेगुलर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपने नहीं देखा है तो उसके बगैर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए एक आपको पता नहीं चलेगा कि किस सेक्शन में से ज़्यादा परसेंट पुटअप हो रहे हैं, तो उसका विशेष ध्यान दें। तो आज का अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा हिंदी का जो फुल सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। आज का सेशन अपना सब्जेक्ट है, आपको पता ही है कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी ले रहे हैं आज। हिंदी अपन ले रहे हैं आज, और ये इसका समय रहेगा वो रहेगा आपके 3 घंटा 15 मिनट। कितना? और अंक की बात करें तो ये हो रहेगा आपके 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र। तो ये आपको थोड़ा बेसिक ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो ये आप इसका सामान्य दिशा निर्देश है वो भी देख लीजिएगा। अगर देखना चाहें तो आप इसके दिशा निर्देश ये रहेंगे, ठीक है। देखना चाहे तो देख लीजिएगा, लेकिन अपनी जो मुद्दे की बात है उसको करेंगे कि पहला खंड है ये आपके सामने। पहला खंड है, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है देखो एक बार, थोड़ा मैं सेक्शन ले रहे हैं पहले अपन ए। कौन सा सेक्शन ले रहे हैं? ए। और निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखो कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय यानी प्रत्यय कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर है वो आपके वो है कौन सा? पंडिताइन। ताइन में प्रत्यय कौन सा है आपके? आइन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आइन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है आपके? आइन प्रत्यय। अब नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आइन प्रत्यय। पहला प्रश्न का उत्तर रहेगा ब ऑप्शन। आगे बढ़े दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है आपके? स्वच्छता। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है वो आपके द ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन? द ऑप्शन, यानी सुधन अच। क्या लिखना है? सुधन अच, ये ऑप्शन इसका रहेगा दूसरे का द ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए पढ़िएगा प्रश्न को कि भ्रमर गीत की भाषा है। क्या प्रश्न है आपके? भ्रमर गीत की भाषा है यानी भ्रमर गीत की कौन सी भाषा है? संस्कृत है, अवधी है, उर्दू है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो द ऑप्शन, यानी ब्रिज भाषा। कौन सी है इसकी? ब्रिज भाषा। आपके द ऑप्शन रहेगा तीसरे का राइट आंसर। आगे देखें चौथा प्रश्न क्या है? अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? तो इसका उत्तर है वो है आपके अ ऑप्शन, यानी क्या है? ओ ऑप्शन सही है। कौन सा? फागुन। चौथे का लिख लीजिएगा फागुन। आगे बढ़े। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या प्रश्न है आपके? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर लिखना है वो लिखना है वाराणसी। क्या लिखना है? वाराणसी, यानी ब ऑप्शन लिखना है इसका। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? ठीक है। क्या प्रश्न है? शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो इसका राइट आंसर वो है आपका स ऑप्शन, यानी श्रेयस श्रेयस बाहु। ठीक है,
7वां क्वेश्चन है आपके सामने, शहर के मुख्य, क्या कह रहा है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपके अ ऑप्शन, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन है, अ ऑप्शन, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुख्य चौराहे पर जो प्रतिमा लगी हुई थी वो किसकी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्या प्रश्न है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है। क्या प्रश्न है आपके सामने, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है, कौन है, इसका ऑप्शन रहेगा स ऑप्शन, यानी मन्नू भंडारी। क्या लिखना है, मन्नू भंडारी, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है 9वां क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। लखनवी अंदाज लेखक के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। क्या प्रश्न है आपके सामने, क्या प्रश्न है, लखनवी अंदाज लेखक के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है, कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, या स्वयं पर, या पर नवाबों पर। तो इसका उत्तर है वो है आपके स ऑप्शन, यानी आपके नवाबों पर इन्होंने व्यंग्य किया है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, मानव संस्कृति है, यानी मानव संस्कृति क्या है, कहने का मतलब है विभाज्य है, विनाशकारी है, प्रलयकारी है, या अविभाज्य, अविभाज्य। तो इसका राइट आंसर है वो है अविभाज्य, यानी ब ऑप्शन। 10 हो गई। 11वां क्वेश्चन क्या है, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया, यानी मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है, गंतोक को, जयपुर को, लखनऊ को, या फिर हैदराबाद को। तो आपका इसका उत्तर है वो राइट आंसर है वो है आपके अ ऑप्शन, यानी गंतोक को, जो गंतोक है उसको मेहनत कश बादशाहों का शहर माना गया है। 12वां क्वेश्चन क्या है, क्लास पसंद आ रही है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके, क्योंकि अपनी क्लास एक फैक्ट वाइज रहेगी। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे, यानी पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या, किस नाम से बुलाया जाता था वो बताना है। तो इसका जो नेमिनाथ, वेदनाथ, या फिर सोमनाथ, या फिर भोलानाथ। तो इसका जो उत्तर है वो आपके निकल कर आता सामने, वो आता है भोलानाथ, जिसको क्या कहा जाता था, तारकेश्वर, इसी प्यार से इस नाम से पुकारा जाता था। तो ये था पहला प्रश्न के 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, तो टोटल 12 मार्क्स। पहला प्रश्न कितने आएंगे, 12, पहले प्रश्न में 12 पॉइंट आएंगे, यानी 12 नंबर के। तो ये एक अच्छा पैटर्न बोर्ड ने बनाया है, इसका आप स्वागत करते हैं हम सभी। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्या है, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया कहते हैं, यानी जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त हो उसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक। क्या कहेंगे, द्विकर्मक, द्विकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे आपके, द्विकर्मक। इसमें लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, अब इसमें लिख लीजिए, लिखिएगा द्विकर्मक। अविकारी शब्दों को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्यय। क्या लिखते हैं, अव्यय, अव्यय। क्या कहेंगे, अव्यय। समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, मतलब कौन सा समास है जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, तो वो है द्वंद्व। कौन सा है, आपके लिख लीजिएगा, द्वंद्व। कौन सा, द्वंद्व। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। किस किस क्या जोड़कर, प्रत्यय। आगे देखिएगा क्या प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं,
सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। लिख लीजिएगा, सर्वनाम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा। थोड़ी क्लास बड़ी जरूर होगी, लेकिन आपके फायदेमंद साबित हो सकती है अगर आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखोगे तो। क्या प्रश्न है? उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। कहां पर जुड़ते हैं ये बताना है इस क्वेश्चन में। क्या बताना था? तो ये इसका उत्तर लिख लीजिएगा आप, आरंभ। कहाँ लिखना है? आरंभ। जो आपके उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में बदल देते हैं वो तो कहलाते हैं क्या? उपसर्ग। और प्रत्यय होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर प्रत्येक यानी प्रत्येक है लिखेंगे तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? शुरू में, आरंभ में, जो भी कहें आप, ठीक है। ये छह प्रश्न आपको मैंने बता दिए दूसरे प्रश्न के। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को के उत्तर लिखने, कहने का मतलब। तो इसका क्या, किस प्रकार से आप सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं? तो मैं बता दूं आपको। पहले अपन को इसके प्रश्न को पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तीसरा प्रश्न है, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पांचवा प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? और विना शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। यानी जो विना शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत। ठीक है, ये बताना था। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो पहले अपन इस गद्यांश को पढ़ने की प्रयास करते हैं कि यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सुदृश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर ही नहीं है। यानी शिक्षा वस्तुतः क्या है कि सिर्फ डिग्रियां लेने से या फिर उसका पाठ्यक्रम पढ़ने से कोई वो प्राप्त करने से वाली वो शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया। ये तो जीवन भर सतत यानी साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है क्या? शिक्षा, जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। ये तो अपन सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं सीखते थे, अपन समाज में रहकर भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी जाएं जहाँ पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यानी शिक्षा एक ऐसा माध्यम, एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी तो वो राष्ट्र के चरित्र यानी उसका निर्माण करने में सहायक हो सकता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। ये भी पता होना चाहिए, किसी देश की अगर शिक्षा अच्छी है तो वहाँ के नागरिकों की जो शिक्षा हो, नागरिकों का चरित्र है वो भी अच्छा होगा। गांधी जी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। अब आपको ये आपने पढ़ लिया। अब इसका उत्तर क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो आप लिखना है इसका, क्या लिखोगे आप? शिक्षा। क्या लिखना है इसका? आपको लिखना है पहले का उत्तर शिक्षा। क्या लिखोगे? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। पहला इसका उत्तर लिखोगे पहले का शिक्षा। अब दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसके व्यक्ति है, इससे आगे एक शब्द लिख लीजिए शिक्षा। शिक्षा के द्वारा। क्या लिखना है? शिक्षा के द्वारा इतना लिखकर व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किया जाता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, शिक्षा शब्द जोड़ लीजिए, उसके बाद व्यक्ति और या फिर आप व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके को हटाकर इसकी जगह शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है?
तो क्या है, शिक्षा। इसका भी शिक्षा लिख लीजिएगा। इसका भी ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा वस्तु कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस जीवन में सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। और ये पहला आपको ये भी मैं बता दूं यहाँ पर मिला है कि शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है। सॉरी आगे प्रश्न है, राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो ये लिखा हुआ है, देश की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। जिससे क्या होगा, जिससे नागरिकों का चरित्र अच्छा होगा। उसको हटाकर इसके लगे क्या लगे, जिसके द्वारा नागरिकों का चरित्र अच्छा होगा। अब प्रश्न है आगे पांचवा, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार था? तो देखो गांधी जी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य अंग मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। यह आप पंक्ति लिख लीजिए एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद विनाश शब्द का विपरीतार्थिक, यानी विनाश शब्द आया उसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या रहेगा। ठीक है। अगर आप बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आपको मैं कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो 6 नंबर का है, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी अपठित है, आपके पढ़ा हुआ नहीं है, उसको पढ़ना है, उसके बाद उसके उत्तर देने हैं। तो अपन पढ़ते हैं पहले। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये था आपका ये पद्यांश। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है आपके प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आपके? वसंत। ये लिख रहा है ना, ये वसंत, ये उत्तर देना है वसंत। इसका शीर्षक क्या लिखना है? वसंत। कौन आया है? ये प्रश्न था कि मधु लेकर कौन आया, ये प्रश्न था। तो आपको मैं बता दूं मधु लेकर कौन आया, तो इसका उत्तर क्या है? ये पढ़ा कि मधु लेकर आ पहुंचा कौन? अनंग। कौन लिखना है? क्या लिखना है इसका उत्तर? अनंग। अनंग। ठीक है, अनंग, ये उत्तर लिखोगे। और पहले का तो मैंने बता दिया, क्या लिखना है? वसंत। वसंत, इसका शीर्षक लिखना वसंत। और अब है नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो कंत किस वेश में है? कंत है वो किस वेश में है? कंत किस वेश में है ये बताना। कंत किस वेश में है, तो इसका उत्तर लिखोगे वीर। क्या लिखोगे? वीर। किस वेश में है कंत? वीर या फिर योद्धा। क्या लिखोगे? वीर या फिर योद्धा। ये दिख रहा है आपको उत्तर इसका। ठीक है। ये उसके बाद देखें वसुधा की तुलना किससे की गई है? क्या प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि वसुधा की तुलना किससे की गई है? वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है वो वसुधा की तुलना वधु से की गई है। किससे की गई है? वधु से। उत्तर लिख लीजिएगा इसका वधु। अब आपको कि कहाँ है सर, तो मैं बता दूं आपको, ये उत्तर मिलेगा आपको यहां पर, ये दिख रहा है वधु वसुधा पुलकित अंग अंग। तो इसमें जो वसुधा की तुलना किससे की गई है? वधु से, यानी दुल्हन से की गई है। ठीक है। आगे देखें प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? क्या प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत जो पद है उसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा वसंत। क्या लिखना है आपको? वसंत। इसका उत्तर लिख लीजिएगा वसंत। किसका वर्णन किया गया है? वसंत।
आगे प्रश्न है आपका, आगे क्या है, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया। क्या प्रश्न है कि फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया, तो ये इसका उत्तर लिखोगे पीला। क्या लिखोगे, पीला। इसका उत्तर लिखोगे पीला। थोड़ी क्लास बड़ी होगी लेकिन आपकी ये मॉडल ब्लूप्रिंट में प्रश्न उतरने की संभावना रहती है, तो आप पूरी क्लास को तन्मयता एकाग्रता के साथ देखिएगा जिससे कि आपको फायदा हो सके। ये हो गया अपना कंप्लीट, चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आपके पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आपको उसका उत्तर बताते हैं। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। सेक्शन आपका ब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 14 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, यानी 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें कितने करने हैं, 7। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है पहला प्रश्न, काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताना है। तो इसका उत्तर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूं, तो आप देखिएगा इसका क्या, इसका उत्तर नेक्स्ट जो प्रश्न आपने पढ़ा था कि काशी संस्कृति की पाठशाला, इसका क्या उत्तर है। 5वां प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, काशी में कलाधार, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खान है, जो काशी में अलग अलग मजहब और तहजीब के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी बोली है, उत्सव है, त्यौहार है, संगीत है, सेहरा बना और नोआ है। यही क्या है, इसी कारण इसे क्या कहा गया, काशी संस्कृति की पाठशाला। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है, यानी जो काशी नगर है उसको संस्कृति की एक प्रकार से पाठशाला कहा गया है। तो इस 5वें का उत्तर ये रहेगा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन है, वो क्या है उसको आप आगे स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन क्या है आपका, देखो छठा क्वेश्चन है, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है। क्या प्रश्न है आपके, जो संस्कृति है असंस्कृति में कब बदल जाती है, तो इसका उत्तर आप देखिएगा। छठे प्रश्न का उत्तर देखिएगा कि लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना और भावना निहित होती है। जब ये भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है तब असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिसका परिणाम सभ्यता असभ्यता कहलाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा जो एक सटीक उत्तर बैठ रहा है। तो इसको आप ये नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है आपके, 7वां क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रश्न का जो उत्तर था वो क्या है, संगीतकार नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा, संगतकार कविता में संगतकार का महत्व बताया है। वह मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है और उसके स्वर को बिखरने नहीं देता है। कौन, संगतकार, और उसे सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः उसे पूरा सम्मान भी मिलता है। यही इस कविता का मूल भाव है। तो ये इसका उत्तर है आपके जो प्रश्न था, संगतकार, संगीतकार नहीं संगतकार, माफी चाहूंगा थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मकथा कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। क्या प्रश्न है, आत्मकथा कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। इस प्रश्न को अपन देखते हैं क्या उत्तर आप, आत्मकथा कविता के बिंब कौन कौन से कवि ने प्रयोग किया। आत्मकथा कविता में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, आपको पता है, ने अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए ललित, सुंदर और नवीन बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये इसका छोटा सा स्वीट आंसर है। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको फायदा हो बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिएगा क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग हो रहा है अभी तो क्लास। आगे क्वेश्चन है, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोटक को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। क्या प्रश्न है आपका सामने,
प्रश्न है, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोटक को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? तो इसका उत्तर है वो सटीक क्या रहेगा, तो उसका अपन देखते हैं। तो इसका उत्तर है, लेखक को जापान घूमने घूमने गया था, ठीक है। तो हिरोशिमा में उसे विस्फोटक से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ा पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की जलना उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोटक से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई और लेखक को लिखने के लिए प्रेरित हुआ। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता के लेखक के अंत और बाह्य दोनों दबावों का एक परिणाम भी रहा है। तो ये इसका उत्तर रहेगा, जो हिरोशिमा का प्रश्न है आपका, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वें प्रश्न का आप अपना उत्तर जरूर बताइएगा। अब मैं देखता हूँ सीधा आपको 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है आपके कि आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग बताइए। मतलब आपको एक मुहावरा दिया जाएगा, उसका आपको वाक्य में प्रयोग भी बताना है, लेकिन इन्होंने ये दिया है कि आंखें भर आना, यानी आंखें भर आना का अर्थ है, इसका अर्थ है मुहावरे का वो है आंसू आ जाना, यानी बिलखती माँ को देखकर हमारी आंखें आंसुओं से भर आई। तो इसका क्या उत्तर लिखोगे आप कि हमारे पिताजी को देखकर हमारी आंखें हैं भर आई, ये आप इसका वाक्य में प्रयोग बता सकते हो। इसका उत्तर क्या लिखोगे आप? आंसू आना। क्या लिखना है? आंसू आ जाना, आ जाना, ठीक है, ये उत्तर लिखोगे इसका। तो ये था आपके खंड ब यानी बी। अब सीधा चलते हैं आपको सेक्शन स के ऊपर। तो इसका देखें तो क्या क्या आपके सामने प्रश्न आएंगे, तो इसको समझते हैं। थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, लेकिन माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ी क्लास लंबी होगी तो आपके लिए फायदा भी होगा। निम्नलिखित पठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। यानी क्या कहने का मतलब है लेखक का, मतलब इस प्रश्न का कहने का मतलब यही है कि आपको पहले इस गद्यांश को क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, फिर पढ़कर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। किन प्रश्नों के? इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क्या कहने का मतलब है कहने का मतलब ये हुआ कि इन प्रश्नों को पहले पढ़ना है, फिर इनका उत्तर देना है। उत्तर अब कैसे लिखोगे इसकी बात करें तो पहला प्रश्न अपन पढ़ते हैं कि लेखक दुखी क्यों हो गया था। पहला प्रश्न है, लेखक है वो दुखी क्यों हो गया था। इसका उत्तर है वो क्या है? तो इसका उत्तर है वो है आपके, पहले इस पद्यांश को गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए हैं। 15 दिन बाद उस कस्बे से फिर गुजरे हैं। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे के हृदय असली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य स्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा ही नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है या कैप्टन मर गया है। सोचा वह रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये इसमें लेखक ने अपनी व्यंजनाएं व्यक्त की है। तो अपन पहला प्रश्न देखते हैं, लेखक की दुखी क्यों हो गया। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि लेखक इसलिए दुखी हो गया क्योंकि यहाँ के लोग देशभक्त लोगों की कदर नहीं की जा रही थी, कदर नहीं हो रही थी। ये इसका उत्तर लिखोगे पहले प्रश्न का, ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हालदर साहब कितने दिनों बाद कस्बे में गुजरे थे। तो इसका उत्तर आपके सामने ये पड़ा सीधा, क्या है? 15 दिन। क्या लिखोगे इसमें? कितना लिखना है? 15 दिन, 15 दिन बाद, ठीक है। किसका? इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे ये। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। तो इसका उत्तर क्या है? चश्मा क्यों नहीं था। तो इसका उत्तर लिखोगे या तो मास्टर बनाना भूल गया
या फिर कैप्टन भी मर गया, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिखोगे। या तो मास्टर बनाने भूल गए या फिर कैप्टन मर गया, ये उत्तर लिखोगे। लेखक का आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था, लेखक है आज वहां क्यों नहीं रुकना चाहता था, क्या कारण थे। तो आप अगर इस जो पद्यांश है, गद्यांश अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो मैं इसका उत्तर आपकी प्रतीक्षा करूंगा कि आप इसका उत्तर कैसे देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, अगर आप दोनों में से कोई भी करना चाहें, इस बार बोर्ड ने क्या एक अच्छा रूल निकाला है कि आपको स और द दोनों में ऑप्शन मिलेंगे, यानी अथवा में, या तो आपको 12वें का ये फर्स्ट करो या फिर सेकंड करो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो आप इसका भी करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं ये 13वां आपको बता रहा हूँ, क्या है 13वां, प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यानी इस बार आपको एक बदलाव मेरे को दिखने को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है कि दोनों प्रश्नों में यानी 12 और 13 दोनों में आपकी व्याख्या नहीं दिख रही है, ठीक है, व्याख्या नहीं दिख रही है। व्याख्या की जगह इन्होंने क्या दिया आपको, इस बार इन्होंने एक तो पद्यांश या फिर गद्यांश दे दिया और उसके संबंधित प्रश्न दे दिए, क्या दे दिए, प्रश्न। अब उन प्रश्नों को आपको सोल्व करना है, तो इन प्रश्नों के तभी आप सोल्व करवाओगे जब इसकी आपको व्याख्या आती है। तो आपको व्याख्या यानी उसका भावार्थ समझना जरूरी है, तो आप भावार्थ पहले समझिए, उसके बाद इन प्रश्नों को उतारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है, किसके विषय में कह रहा है ये बताना था आपके प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या है आपके, किसके विषय में कह रहा है। तो इसका उत्तर आपने उम्मीद है सोच लिया होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने फसल के विषय में कह रहा है, किसके विषय में, कवि किसके विषय में कह रहा है, फसल के विषय में कह रहा है। दूसरा, फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा, यानी फसल किसके हाथों की महिमा है, तो इसका उत्तर रहेगा, वो लिख लीजिएगा आप, मनुष्य। क्या लिखोगे आप, मनुष्य। क्या लिखोगे, मनुष्य। हाथों के स्पर्श की महिमा है, किसके हाथों की, वह यानी मनुष्य की। फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा, ये लिख लिया। उसके बाद रूपांतर और सूर्य की किरणों की पक्ति का आशय बताना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, फसल के किन तत्वों का वर्णन कवि ने पद्यांश में किया है, मतलब किन तत्वों को उल्लेखित किया है। तो आपको देखोगे इसमें पहले तो नदियाँ, पहला तत्व कौन सी है, इसमें नदियाँ, नदियों से क्या आता है, पानी, ठीक है, नदियाँ। दूसरा इन्होंने तत्व लिया वो मिट्टी, मिट्टी में भी कौन सी, भूरी, काली और संदेली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में देखें हवा, इन तत्वों का इन्होंने प्रयोग किया है, तो ये इसका उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं 14, ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, बादल गरजू, ये अगर ये करना चाहे तो ये भी कर लीजिए, ऊपर वाला करना चाहें तो ऊपर वाला कर लीजिए। उसके बाद ये बड़े प्रश्न है, ये आप अपने आप कीजिएगा, जिससे कि आपको समय भी बचे और आपकी तैयारी भी सुचारू रूप से चल सके। द ऑप्शन है, इसकी बात करें तो इसका मैं जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इन दोनों का। कौन सा, आप सत्येंद्र मिश्र और जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय जल्दी आपके सामने आ रही क्लास, शानदार, और आपको किस प्रकार से लिखना है एक बेस्ट वे में नोट्स पैटर्न पर जल्दी आएगा ये वीडियो, तो उसको अभी आप इंतजार आपका ख़त्म होने वाला है। तो इसकी समीक्षा, आप इसकी टेंशन लेनी नहीं कि आपको कौन सा इस बार पढ़ना है, आपके लिए मोस्ट कौन सा है वो भी आपको बताया जाएगा, तो आप क्लास को रेगुलर देखिएगा। उसके बाद में आपके निबंध में आपके महत्वपूर्ण की बात करूं तो महत्वपूर्ण मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो है, एक तो है ये कौन सा, पर्यावरण वाला ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो इनमें से वो लग रहा है अनुशासन का महत्व, कौन सा, अनुशासन का महत्व, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपकी क्लास में बोर्ड एग्जाम में छपने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मेरा अविस्मरणीय यात्रा और 1900% देखो 1900% क्या है, आपके प्रार्थना पत्र शानदार पैटर्न पर आ रहा है। अभी जल्दी मैं क्लास लेने वाला हूँ इसकी, आपको किस प्रकार से आपको लिखना है जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 आउट ऑफ 4 नंबर मिले। उसके बाद आपका पत्र लेखन किस प्रकार से आप करो कि जिसके
आपको बोर्ड एग्जाम में क्या हो, फायदा तो होना ही है, फायदा तो होगा, ये तो निश्चय है। ठीक है, इसका भी वीडियो आ रहा है, किसका, पत्र लेखन का, और इसके साथ ही आपकी विज्ञापन, ये भी वीडियो आएगा जल्दी कि किस प्रकार से आपको विज्ञापन लिखना है बोर्ड एग्जाम में, किस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखना है, सारी आपकी जो शंकाएं हैं वो उसका समाधान किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो वेट करना है आने वाली क्लासों के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहें तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, अपनी राय व्यक्त करनी है, और लाइक शेयर तो करना ही है, लेकिन सब्सक्राइब अगर आपको ज़रूरत है इन प्रश्नों की तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करता हूं तो आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखोगे। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।